नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उनका न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबरों के साथ। दिल्ली आबकारी नीति मामले में अब मनीष सिसोदिया से सीबीआई ईडी भी पूछताछ करेगी। बताते चले कि एक टीम तिहाड़ जेल जा पहुंची है। बताते चले कि पहली बार जब ईडी आबकारी मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। वही आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को दिल्ली की एक अदालत ने 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। उनकी जमानत पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। वहीं ईडी की इस पूछताछ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। सिसोदिया ने गरीबों तक शिक्षा पहुंचाई है। मनीष सिसोदिया सत्येंद्र ने देश के लिए जान भी दे सकते हैं, ऐसा केजरीवाल का कहना है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देश के पीएम देश को लूटने वालों का साथ देते हैं और वहां आम लोगों के लिए काम करने वाला कोई नहीं बचता है। तो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आपको बता दें कि केजरीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन देश के लिए जान भी दे सकते हैं। और वहीं आपको ये बताते चले कि आबकारी नीति मामले में अब मनीष सिसोदिया से ईडी की एक टीम तिहाड़ जेल जा पहुंची है, जहां पर पहली बार ईडी आबकारी मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। वहीं आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को दिल्ली की एक अदालत ने 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। उनकी जमानत पर 10 मार्च को सुनवाई होनी है। वहीं ईडी की इस पूछताछ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सिसोदिया ने स्कूलों का कायाकल्प कर दिया और साथ ही साथ सिसोदिया ने गरीबों तक शिक्षा पहुंचाई है। मनीष और सत्येंद्र जैन देश के लिए जान भी दे सकते हैं। केजरीवाल ने आगे कहा, देश के पीएम देश को लूटने वालों का साथ देते हैं और वहां आम लोगों के लिए काम करने वाला कोई नहीं बचता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट मैच का आयोजन होने जा रहा है। इस मैच में खास बात यह है कि पीएम मोदी अपने ऑस्ट्रेलियाई समक्ष के साथ क्रिकेट मैच देखेंगे। वो पूरे 1.5 घंटे तक स्टेडियम में रहेंगे और खिलाड़ियों से मुलाकात भी करेंगे। इसको लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और अल्बनीज का दौरा भारत और ऑस्ट्रेलिया के दोस्ती के 75 साल पूरे होने से जुड़े जश्न का हिस्सा भी है। वही एसपीजी ने स्टेडियम के सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। वही 1 लाख दर्शकों के मौजूद रहने की उम्मीद जताई जा रही है। ये कि भारत में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इससे पहले सर्वाधिक दर्शक ईडन गार्डन पर क्रिसमस टेस्ट मैचों के दौरान मौजूद थे। बाद में उसकी दर्शक क्षमता घटाकर 67,000 कर दी गई थी। 200 और 315 रुपये वाले 75,000 टिकट बिक चुके हैं। और वही स्टेडियम के बाहरी परिसर में दोनों प्रधानमंत्रियों की तस्वीरों वाले कई होर्डिंग भी लगे हैं। साइटेक्रीन के सामने एक छोटा मंच बनाया गया, जहां मैच शुरू होने से पहले एक छोटा कार्यक्रम होगा और वही कार्यक्रम खत्म होने के बाद इसे हटा दिया जाएगा। सुरक्षा इंतजाम के कारण दोनों टीमों का वैकल्पिक अभ्यास सत्र देखना भी मुश्किल हो गया था। और यही पूछने पर दोनों पीएम की मौजूदगी से खिलाड़ियों पर क्या अतिरिक्त दबाव होगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि उनका फोकस प्रदर्शन पर है। उन्होंने कहा, दोनों देशों के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, यह रोमांचक होगा, लेकिन खिलाड़ियों का फोकस खेल पर रहेगा और हम इस टेस्ट को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच आज मैच होने वाला है, जहां पर मोटेरा स्टेडियम में पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के भी पीएम मौजूद है। वही आपको बता दें कि इसकी सुरक्षा पूरी एसपीजी ने स्टेडियम की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली है। और वही 1 लाख दर्शकों के मौजूद रहने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ये भारत में एक रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इससे पहले सर्वाधिक दर्शक ईडन गार्डन पर क्रिसमस टेस्ट मैचों के दौरान मौजूद थे। वही आपको बताते चले कि दर्शक क्षमता घटाकर 67,000 कर दी गई थी। 200 और 305 रुपये वाले 75,000 के टिकट बिक चुके हैं। स्टेडियम के बाहरी परिसर में दोनों प्रधानमंत्रियों की तस्वीरों वाले कई होर्डिंग भी लगे हैं, जहां पर साइड स्क्रीन के सामने एक छोटा मंच बनाया गया है, जहां मैच शुरू होने से पहले एक छोटा कार्यक्रम होगा और कार्यक्रम खत्म होने के बाद इसे हटा दिया जाएगा। सुरक्षा इंतजाम के कारण बुधवार को दोनों टीमों का वैकल्पिक
अभ्यास सत्र देखना मुश्किल हो गया था। और वही ये पूरी दोनों पीएमओ के बारे में जब पूछा गया खिलाड़ियों से, तो उनका कहना है कि भारतीय कप्तान रोहित ने इस पे जवाब दिया है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, ये खुशी की बात है, लेकिन उनका फोकस प्रदर्शन पर होगा। दोनों देशों के प्रधानमंत्री आ रहे, रोमांचक होगा, लेकिन खिलाड़ियों का फोकस खेल पर रहेगा और इसे हम जीतने की भी पूरी कोशिश करेंगे। तो वही शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने नागालैंड में सरकार का समर्थन करने का निर्णय लिया है। दरअसल एनसीपी का मानना है कि नागालैंड में विपक्ष की भूमिका निभाने से बेहतर है कि नेफ्यू रियो को नेतृत्व को स्वीकार कर लिया जाए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि एनसीपी सरकार का हिस्सा होगी या फिर बाहर से अपना समर्थन देगी। माना जा रहा है कि एनसीपी द्वारा नागालैंड में नेफ्यू रियो के नेतृत्व को स्वीकार करने के फैसले का असर महाराष्ट्र में दिख सकता है, जहां पर एनसीपी का कांग्रेस और शिवसेना के साथ गठबंधन भी है। तो बताते चले कि शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने नागालैंड में सरकार का समर्थन करने का निर्णय लिया है। और दरअसल एनसीपी का मानना है कि नागालैंड में विपक्ष की भूमिका निभाने से बेहतर है कि नेफ्यू रियो के नेतृत्व को स्वीकार कर लिया जाए। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि एनसीपी सरकार का हिस्सा होगी या फिर सिर्फ बाहर से ही अपना समर्थन देगी। माना यह भी जा रहा है कि एनसीपी द्वारा नागालैंड ने नेफ्यू रियो के नेतृत्व को स्वीकार करने के फैसले का असर महाराष्ट्र में दिख सकता है, जहां पर एनसीपी का कांग्रेस और शिवसेना के साथ गठबंधन पहले से ही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अमृतसर दौरे पर आ रही हैं, जहां पर एक दिन अमृतसर में रुकेंगी और राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद मुर्मू का अमृतसर में ये पहला दौरा है। इस दौरान वो श्री हरमंदिर साहिब जी में माथा टेकेंगी और जलियांवाला बाग, श्री दुर्ग्यार मंदिर और श्री राम तीर्थ में भी नतमस्तक होने जाएंगी। जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। उन्होंने बीते साल जुलाई महीने में शपथ ली थी। जिला प्रशासन ने पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों को तैयारी करने को कहा है। वहीं राष्ट्रपति की निजी सिक्योरिटी के साथ पुलिस विभाग की बैठक भी हो चुकी है। राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद मुर्मू का अमृतसर में ये पहला दौरा है। इस दौरान वह श्री हरमंदिर साहिब जी में मत्था टेकेंगी और जलियांबाग भी जाएंगी। तो बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अमृतसर दौरे पर हैं, जहां पर वो एक दिन के दौरे पर वहां पर गई हैं। और बताते चले कि राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद मुर्मू का ये अमृतसर का पहला दौरा है। इस दौरान वह श्री हरमंदिर साहिब जी में मत्था भी टेकेंगी और जलियांवाला बाग, श्री दुर्ग्यारा मंदिर और श्री राम तीर्थ में भी नतमस्तक होने जाएंगी। और साथ ही साथ जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां शुरू कर दी है। द्रौपदी मुर्मू देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। उन्होंने बीते साल ही जुलाई महीने में शपथ ली थी, जहां पर जिला प्रशासन ने पुलिस प्रशासन और अन्य विभागों को तैयारी करने को कहा है। तो वहीं महाराष्ट्र में आज एकनाथ शिंदे सरकार का पहला बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि राज्य के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस भी साल 2023 से 24 का पहला बजट पेश करने वाले हैं। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा था कि वो इस बजट के माध्यम से जनता के किए गए वादों को पूरा करने की भी कोशिश करेंगे। इस बजट में मध्य वर्ग का खास ध्यान रखा जाएगा, उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया जाएगा। साथ ही महिलाओं के लिए भी कई घोषणाएं की जाएंगी। महाराष्ट्र के सत्ता परिवर्तन के बाद शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार के द्वारा पेश किया जाने वाला ये पहला बजट है, जहां पर बजट को लेकर काफी उम्मीद भी जताई जा रही है कि इस बजट में किसान के लिए बड़े पैकेज की घोषणा की जा सकती है। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी जोर दिया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र को किस तरह और मजबूत किया जाए ताकि शिक्षा को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के नए अस्पतालों की घोषणा भी की जा सकती है। विधानसभा में सरकार के द्वारा साल 2022-23 के लिए अपना आर्थिक सर्वेक्षण
दस्तावेज पेश किया गया था। ऐसे में कहा जा सकता है कि बजट में अर्थव्यवस्था को लेकर कई अहम घोषणाएं भी की जा सकती हैं। वहीं महाराष्ट्र सरकार द्वारा साल 2030 तक का ये $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा गया है। अगर इस लक्ष्य को हासिल करना है तो 11% की दर से राज्य के आर्थिक विकास को बढ़ाना होगा, जिसको ध्यान में रखते हुए बजट में घोषणाएं की जा सकती है। वहीं शिवसेना बीजेपी की गठबंधन सरकार के द्वारा राज्य पर खाली पड़े 75,000 पदों पर नौकरियों के लिए घोषणा की जा सकती है। तो वहीं रोजगार के नए अवसर कैसे पैदा हो सके, इसके लिए भी घोषणा हो सकती है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी कई नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है इस बजट में। तो वहीं होली के दिन मौसम भी मूड में नजर आया है। बताते चले कि दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में बुधवार की शाम को बूंदाबांदी हुई, जिसके चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं दोपहर बाद से ही घने बादल आसमान में छा गए थे और तेज हवाएं चलने लगी। सुबह ही मौसम सुहाना बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिनों में पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भी आंधी और बारिश की आशंका जताई जा रही है। और यूपी के लखनऊ में भी होली के शाम हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक यूपी में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बादल बने रहने और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं के चलते गुरुवार सुबह लोगों को हल्की ठंड का एहसास हुआ। आगरा में ओले भी गिरे हैं। तो बता दें कि बुधवार की रात को हल्की बूंदाबांदी हुई है, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। और वही आपको बताते चले कि दोपहर बाद से ही घने बादल आसमान में छा गए थे और तेज हवाएं चलने लगी थी, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया है। हल्की बूंदाबांदी की वजह से मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पूर्वी यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आंधी और बारिश की भी आशंका जताई है। यूपी के लखनऊ में भी होली की शाम हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया और मौसम विभाग ने अपने अगले 2 दिनों तक यूपी में ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान जताया है। और पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बादल बने रहने और गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। वही आपको बताते चले कि बूंदाबांदी और ठंड हवाएं चलने से गुरुवार शाम लोगों को हल्की ठंड का एहसास हुआ। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर आयोजित चर्चा में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया। इस पर भारत ने उसे विश्व बिरादरी के सामने ही लताड़ लगा गई। बताते चले कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा कश्मीर का विषय उठाने पर यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि ऐसे दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार का जवाब देना भी मुनासिब नहीं है, यह अवांछित है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा कश्मीर मुद्दे पर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए रुचिरा कंबोज ने मंगलवार को उनके बयान को आधारहीन और राजनीति से प्रेरित करार दिया। रुचिरा ने कहा, अपने भाषण को समाप्त करने से पहले मैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा की गई ओछी, आधारहीन और राजनीति से प्रेरित टिप्पणी को खारिज करती हूँ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने महिला शांति और सुरक्षा विषय पर चर्चा के दौरान रुचिरा कंबोज ने कहा, मेरा प्रतिनिधि मंडल मानता है कि ऐसे दुर्भावनापूर्ण और झूठे प्रचार का जवाब देना भी मुनासिब नहीं है। इसके उलट हमारा ध्यान सकारात्मक और आगे की सोच वाला होना चाहिए और आज की चर्चा महिला शांति और सुरक्षा के एजेंडे को पूरी तरह से लागू करने के लिए हमारी सामूहिक कोशिश को मजबूत करने के महिला शांति और सुरक्षा विषयों को जरूरी बताते हुए भारतीय स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि इस पर हम चर्चा को विषय का सम्मान करते हैं और समय के महत्व को मान्यता भी देते हैं। तो बता दें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने फिर से एक बार जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठा दिया है, जहां पर आपको बताते चले कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में महिला शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर आयोजित चर्चा में पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया,
जिस पर भारत ने उसे विश्व बिरादरी के सामने ही लताड़ लगाई है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी द्वारा कश्मीर का विषय उठाने पर यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि ऐसे दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार का जवाब देना भी मुनासिब नहीं है, ये अवांछित है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा कश्मीर मुद्दे पर की गई टिप्पणी का जवाब देते हुए रुचिरा कंबोज ने मंगलवार को उनके बयान को आधारहीन और राजनीति से प्रेरित करार दिया है। रुचिरा ने कहा, हमें अपने भाषण को समाप्त करने से पहले मैं केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा की गई ओछी, आधारहीन और राजनीति से प्रेरित टिप्पणी को खारिज करती हूं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने महिला शांति और सुरक्षा विषय पर चर्चा के दौरान रुचिरा कंबोज ने कहा, मेरा प्रतिनिधि मंडल मानता है कि ऐसे दुर्भावनापूर्ण और झूठ प्रचार का जवाब देना भी मुनासिब नहीं है। इसके उल्टा हमारा ध्यान सकारात्मक और आगे की सोच वाला होना चाहिए। आज की चर्चा महिला शांति और सुरक्षा के एजेंडे को पूरी तरह से लागू करने के लिए हमारी सामूहिक कोशिश को मजबूत करने के वास्ते अहम है। वहीं महिला शांति और सुरक्षा के विषय को जरूरी बताते हुए भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि हम इस पर चर्चा के विषय का सम्मान करते हैं और समय के महत्व को मान्यता देते हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। दिग्गज अभिनेता सतीश कौशिक अब हमारे बीच नहीं रहे। आपको बता दें कि 67 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। वहीं सतीश कौशिक के निधन की खबर उनके करीबी दोस्त अनुपम खेर ने दी है। इस बुरी खबर को सुनने के बाद फैंस और सेलेब्स के बीच मातम पसरा। हर कोई अपने फेवरेट सितारे को खोने से दुखी है। फैंस और फिल्मी सितारे सतीश कौशिक को नम आंखों से विदाई दे रहे हैं और सतीश कौशिक के निधन की जानकारी देते हुए अनुपम खेर ने लिखा, जानता हूँ मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है, पर यह बात है जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा। ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्ण विराम। जिंदगी तुम्हारे बिना अब कभी पहले वाली नहीं रहेगी। ओम शांति। कंगना रनौत ने भी सतीश कौशिक के निधन पर दुख जताया। सतीश कौशिक ने कंगना की मच अवेटेड फिल्म इमरजेंसी में काम किया था। कंगना लिखती हैं, इस भयानक खबर के साथ उठी सतीश कौशिक मेरे सबसे बड़े चीयर लीडर थे। बहुत ही सेल्फफुल एक्टर और डायरेक्टर और पर्सनल भी बहुत दयालु और जेन्युइन इंसान थे। उन्होंने इमरजेंसी मूवी में डायरेक्ट कर अच्छा लगा। वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे। ओम शांति। वहीं सतीश कौशिक मधुर भंडारकर भी अपने दोस्त सतीश कौशिक के निधन से शॉक्ड है। वे ट्वीट कर लिखते हैं कि सतीश कौशिक के निधन की खबर सुनकर शॉक्ड हूँ और वाइब्रेट, फुल ऑफ लाइफ और एनर्जेटिक थे। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत याद किया जाएगा। उन्होंने लाखों लोगों को एडमायर किया है। उनके फैमिली मेंबर्स को मेरी संवेदनाएं। बता दें कि सतीश कौशिक के निधन पर फैंस को यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि मौत से एक दिन पहले ही सतीश कौशिक ने जमकर होली खेली थी। किसे पता होगा कि एक दिन पहले जिंदगी को इतनी गर्मजोशी और जिंदा दिली से जीने वाले शख्स एक दिन बाद अलविदा कह जाएंगे। सतीश कौशिक तो चले गए, पर फिल्मों में अपने शानदार काम की विरासत फैंस के लिए छोड़ गए हैं। हिंदी सिनेमा में अपने योगदान के लिए वे हमेशा याद रखे जाएंगे। सतीश कौशिक एक्टर होने के साथ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और कॉमेडियन भी थे। जब बात कॉमेडी की आती थी तब सतीश कौशिक स्क्रीन पर पूरी लाइमलाइट लूट ले जाते थे। सतीश कौशिक ने कई बड़े स्टार संग काम किया है। उनकी हिट फिल्मों में प्रेम रूप की रानी, चोरों का राजा, ढोल, क्योंकि, कागज, मासूम, मिस्टर इंडिया, जलवा, राम लखन, जमाई राजा, अंटी नंबर 1 आदि शामिल है। उनकी आखिरी फिल्म इमरजेंसी रहेगी। इसे कंगना रनौत ने डायरेक्ट किया है। फिल्मों के अलावा सतीश कौशिक ने टीवी इंडस्ट्री में भी खूब नाम कमाया था। उधर होली के रंग में मथुरा नगरी भी सराबोर है। बताते चले कि द्वारकाधीश मंदिर में जमकर गुलाल उड़े। इस मौके पर मथुरा में लोगों ने जमकर ठुमके भी लगाए। ये हर तरह होली के रंग दिख रहे हैं। और वही लठमार होली देश भर में प्रसिद्ध है। महिलाएं पुरुषों पर लठ से वार करती हैं। इस दौरान भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष होली खेलने के लिए जुटते हैं। और अवध की होली भी काफी प्रसिद्ध है। धर्म की दीवार मिटाकर सियाराम के दरबार में लोग होली खेल रहे हैं और श्री राम
के नगरी अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास और बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी, जो करीब 3 दशक तक मस्जिद विवाद को लेकर अदालत में आमने सामने रहे, उनके बीच भी अब भव्य मंदिर निर्माण के साथ दूरियां मिट गई हैं और दोनों साथ मिलकर देश को शांति से सौहार्द का संदेश दे रहे हैं। वहीं राम दरबार में साथ होली खेलने के बाद अयोध्या के साधु संतों ने मुस्लिम समाज के लोगों के साथ भी त्योहार की खुशियां बांट रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में स्कूली बच्चों ने भी जमकर होली खेली। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज़।